नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 18 भाग 6 तक देखा था। भाग 6 में मैंने आपको मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। अब हम भाग 7 के अंतर्गत उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम मनुष्य के हृदय की संरचना और रुधिर वाहिका है। यहाँ पर हमने एक फिगर बना रखा है जो कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी आंतरिक संरचना है। हमारे हृदय का आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं इंग्लिश में हैं, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करिए। अगर नहीं मिलता है इंग्लिश वर्ड, या आप लोग जैसे कहते हो कि दिखाई नहीं देता क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, बुक यूज़ कर लिया करिए थोड़ा बहुत। सब कुछ हमारे पर डिपेंड मत रहा करिए। अगर हम एक एक को स्पेलिंग के साथ बताते चलेंगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा वीडियो। तो कुछ चीज़ें आप खुद से स्वयं करा करिए बुक के माध्यम से। यहाँ पर हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हृदय में दो चीज़ें अवश्य रूप से पाई जाती हैं। एक पाया जाता है अलिंद और दूसरा होता है निलय। अलिंद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरिया, या हम इसे आर्ट्रियम भी कहते हैं सिंगल को, और निलय यानी वेंट्रिकल। तो चूंकि मनुष्य का हृदय है, तो मनुष्य के हृदय में हम आपको बताया था कि 4 कक्षीय होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 कक्ष अलिंद होता है और 2 कक्ष निलय होता है। अलिंद भी 2 होते हैं और निलय भी 2 होते हैं। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, और ये भी एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में, यानी बाएं भाग में और दाएं भाग में। अब यहाँ पर लोकेशन देखिए। यहाँ पर ये जो है, ये भाग हृदय के आंतरिक संरचना में ये भाग जो है वो हमारा क्या है, बायां आर्ट्रियम यानी अलिंद है। ये बायां अलिंद है। उसी तरीके से ये क्या है, राइट आर्ट्रियम यानी दायां अलिंद। उसी तरीके से यहाँ पर राइट वेंट्रिकल यानी क्या है, दायां निलय। ठीक, ये पूरा भाग यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा भाग क्या है, निलय। ये भाग है अलिंद, ये भाग है बायां अलिंद। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा भाग क्या कहलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। लोकेशन आपको दिखाई दिया। हृदय के आंतरिक संरचना में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्लियर है। यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है उसमें आपको ये समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि रक्त कैसे हृदय में आता है और हृदय के माध्यम से कैसे अन्य जगहों पर जाता है। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि रक्त कैसे कैसे किस किस रास्ते से हृदय में आता है और किस किस रास्ते से हृदय से जाता है। मैंने आपको बताया था रुधिर वाहिकाओं के बारे में। एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा। ठीक, धमनी में एक होता है दैहिक धमनी और एक होता है फुफ्फुस धमनी। इसी तरीके से यह भी दैहिक सिरा और ये होता है फुफ्फुस सिरा। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी और इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। सेम इसी तरीके से इसे भी कहते हैं सिस्टेमिक वेन एंड इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। मैंने आपको बताया था दैहिक धमनी से शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है और फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है।
दैहिक शिरा से अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है और फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। उम्मीद है कि आपको याद हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है सुपीरियर वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी। वीना केवा कहते हैं इसको, जो कि ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रुधिर को दाएं अलिंद में लाता है। जो दायां अलिंद होता है उसमें 3 नलियां खुलती हैं, 3 नली खुलती हैं। एक ये हो गया सुपीरियर वीना केवा, और एक जो हमारे निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाती है उसे हम कहते हैं इंफीरियर वीना केवा। 2 हो गए। एक और होती है जो इस साइड में है, हम बना नहीं सकते यहाँ पर, इस साइड में, उसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस 3 नलियाँ, 3 नली दाएं अलिंद में खुलती है, यानी हम कह सकते हैं 3 सिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं जिनसे अशुद्ध रक्त आता है दाएं नीले अलिंद में। देखिए नीले कलर से बनाया है, यानी अशुद्ध रुधिर। ये दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है और फिर दाएं अलिंद से चला जाता है दाएं निलय में। ध्यान से समझिएगा, अलिंद से निलय में आने को कंट्रोल करने के लिए 2 वाल्व, यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये वाल्व है। ये रुधिर के बहाव की दिशा में खुलते हैं, यानी रुधिर यहाँ से जब यहाँ आता है तभी ये जो दरवाजे होते हैं वह ऐसे खुल जाते हैं, और रुधिर जैसे ही अंदर जाता है फिर ये क्या होते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? जिससे जो रुधिर यहाँ से गया है वो वापस इसमें ना जा सके। ये जो वाल्व है यहाँ पर, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, हिंदी में त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट कहते हैं। जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप ध्यान से समझेंगे, याद करते हुए चलेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा इस टॉपिक में। और जितने अच्छी तरीके से आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा उतने ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। याद करते हुए चलिए, जैसे जैसे बता रहे हैं। हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अलिंद और निलय का पोजीशन आपने देख लिया। देखिए ये जो 2 अलिंद होते हैं ना, ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं। अब अंदर की तरफ से डिवाइड है, यहाँ पर हम बना नहीं पाए हैं। दोनों अलिंद आपस में डिवाइड होते हैं एक दीवार से, जिसे हम कहते हैं अंतर अलिंदी पट, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दोनों अलिंद को आपस में बांटने वाली पट को क्या कहते हैं? अंतर अलिंदी पट। यहाँ पर एक सेप्टम होता है जो दाएं और बाएं अलिंद को एक दूसरे से विभाजित करती है। सेम इसी तरीके से आप अगर देखेंगे दाएं निलय और बाएं निलय को, तो इनको भी बांटने वाली जो सेप्टम होती है उससे हम कहते हैं अंतर निलयी पट। अंतर निलयी पट, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सब याद करिए आप। अंतर निलयी पट किसको बांटती हैं? दोनों निलय को बांटती हैं, दोनों निलय को बांटती हैं। ठीक। हृदय में 2 अलिंद होते हैं, दोनों अलिंद एक दूसरे से किससे विभाजित होते हैं? अंतर अलिंदी पट से। हृदय में 2 निलय होते हैं, दोनों निलय एक दूसरे से विभाजित होते हैं अंतर निलयी पट से। निलय और अलिंद भी एक दूसरे से डिवाइडेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं अलिंद निलयी पट, अलिंद निलयी पट, या इसे इंग्लिश में कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अलिंद निलयी पट, अलिंद को निलय से विभाजित करने वाले पट को, अलिंद को निलय से विभाजित करने वाले पट को क्या कहते हैं? अंतर्निलयी पट या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इतनी बातें क्लियर? अलिंद और निलय के बारे में आपने संपूर्ण जानकारी ले ली। एक चीज़ और, अलिंद, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक दरवाजा होता है इस तरह से, इसे हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्यों कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व? क्योंकि ये जो वॉल्व होती हैं वो 3 पेशियों से बनी होती हैं, इसीलिए इसे हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं। सेम इसी तरीके से बाएं अलिंद और बाएं निलय में एक दरवाजा होता है, एक कपाट होता है, जिसे हम मिट्रल या डाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसे हिंदी में द्विवलनी कपाट कहते हैं। क्यों द्विवलनी कपाट कहते हैं? क्योंकि इनमें ये 2 पेशियों की बनी होती हैं। ध्यान से समझिएगा, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट, ये सब खूब पूछे जाते क्वेश्चन कि त्रिवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है, द्विवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है। तो त्रिवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच। द्विवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है? बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच। इन कपाट यानी दरवाजों का कार्य क्या है? दरवाजों का कार्य है, यहाँ से जो ब्लड आया है ऊपर से, नीचे से और साइड से, उन ब्लड को अलिंद से निलय में जब ये जाती हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं, और जैसे ही ये ब्लड निलय में पहुँचे ये दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? जिससे यहाँ जो भरा हुआ रुधिर है वो वापस अलिंद में ना जा सके। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, जब ब्लड आता है अलिंद से निलय में तो ये ऐसे खुल जाती हैं, ये दोनों दरवाजे ऐसे खुल जाती हैं और ब्लड अलिंद से निलय में चला जाता है। जैसे ही निलय में ब्लड पहुंचा दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे कि ये ब्लड जो अलिंद निलय में आया है वो अलिंद में वापस ना जा सके। ये यूनिडायरेक्शनल ऑफ ब्लड को शो करती हैं कि ब्लड यहाँ से आया, निलय में गया, और जैसे ही निलय में आया ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ये जब दरवाजे बंद होते हैं ना तो ये दरवाजे खुलते हैं। ये सब एकदम साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये जब खुलेंगे, यहाँ पर भी दरवाजे होते हैं। पहले आप डायरेक्शन देख लीजिए कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। हमारी ऊपरी बॉडी से सुपीरियर वीना केवा के थ्रू ब्लड आता है। कौन सा ब्लड है? ये ब्लड ब्लू कलर है। कौन सा है? अशुद्ध कहाँ गया? हाँ, अशुद्ध रक्त है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पर अशुद्ध रक्त है, यानी सिरा के दैहिक सिरा द्वारा आता है। ये दैहिक सिरा है। दैहिक सिरा 3 खुलते हैं दाएं अलिंद में। एक ये हो गया जो कि सुपीरियर वीना केवा कहलाता है, एक ये हो गया इन्फीरियर वीना केवा, एक इधर पर होता है, यहाँ पर हम बना देते हैं, एक इधर से खुलता है, उसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक, यहाँ से भी ब्लड आता है दाएं अलिंद में। यानी दाएं अलिंद में आप देखेंगे तो 3 नलियाँ, सिराओं की 3 नलियाँ आती हैं। सुपीरियर वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी एंड इन्फीरियर वीना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी। हमारे निचली भाग से हमारे हृदय कहाँ पर होता है? इस जगह पर। हृदय की अगर आप पोजीशन देखें तो हृदय हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य में होता है, थोड़ा सा बाएं भाग में, बाईं तरफ झुका हुआ होता है, डायाफ्राम के जस्ट ऊपर। अलिंद निलय के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो मैं आपको इसका पहले लोकेशन दिखा दूं। हमारे हृदय का लोकेशन क्या होता है? ये हमारी श्वास नली आती है और यहाँ से हमारा फेफड़ा शुरू होता है। ये जो आप देखते हैं यहाँ पे है हमारा हार्ट। इस तरह से हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, ये हमारा हार्ट होता है। अब आप क्या कहेंगे कि हमारा हृदय हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य में है ना, दोनों फेफड़ों के मध्य में, इसी के जस्ट नीचे होता है डायाफ्राम मसल्स, मैंने बताया था। आप ऐसे कहेंगे कि हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में वक्ष गुहा के मध्यावकाश, यानी मध्य जो वक्ष गुहा हमारी होती है, वक्ष गुहा, उसका ये जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं मध्यावकाश, या इंग्लिश में मीडियास्टिनम कहते हैं।
यहीं पर हमारा हृदय स्थित होता है, डायाफ्राम पेशी के जस्ट ऊपर। ठीक, तो क्या कहेंगे, हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा के मध्यावकाश में डायाफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो भ्रूण के किस स्तर से होती है, भ्रूण के मध्य स्तर से, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेसोडर्म। ठीक है, बताया है ना इसके बारे में आपको। भ्रूण के 3 स्तर होते हैं, उन तीनों स्तर में से मध्य स्तर से हमारे हृदय का निर्माण होता है। ये कॉमन बात था जो आप जान चुके हैं कि हमारा हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य स्तर से होती है। हृदय हमारा दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा के मध्यावकाश में डायाफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होता है। अब इस हार्ट में नीचे से भी अशुद्ध रुधिर आएगा और ऊपर से भी अशुद्ध रुधिर आता है। ऊपर से अशुद्ध रुधिर को कौन लेकर आता है, सुपीरियर वीना केवा। नीचे से अशुद्ध रुधिर को कौन लेकर आता है, इन्फीरियर वीना केवा। और ये दोनों, और ये तीसरा कोरोनरी साइनस अगल बगल या अन्य रास्तों से अशुद्ध रक्त को लेकर कहाँ आती हैं, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से ये रक्त, दाएं अलिंद से ये रक्त कहाँ जाता है, हमारे दाएं निलय में। ठीक है, दाएं अलिंद से रक्त का दाएं निलय में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कपाट होता है, जिसे हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं। क्योंकि ये 3 पेशियों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं। अब ये जो ब्लड होता है वो अभी भी ये ग्रीन से बना दिए हूँ इसको सेपरेट करने के लिए, लेकिन ग्रीन का मतलब अभी भी ये क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन नहीं है। तो अशुद्ध रक्त हमारे हृदय से कहाँ जाता है, फेफड़े में। फेफड़े में किस लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये जो ब्लड आया है दाएं निलय में, वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त को लेकर कहाँ जाता है, लंग्स यानी फेफड़े में। एक पाइप, सिंगल पाइप यहाँ से निकलती है, इस अशुद्ध रुधिर को दाएं निलय से लेकर निकलती है। एक को भेज देती है हमारे राइट लंग्स यानी दाएं फेफड़े में, और दूसरे को भेज देती है हमारे लेफ्ट लंग यानी बाएं फेफड़े में ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन लेकर वापस लौटती है किसके माध्यम से, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, फुफ्फुस सिरा शुद्ध रुधिर। यानी ये जो है हमारे लेफ्ट लंग से लेकर आती हैं शुद्ध रुधिर को, और ये जो है हमारे राइट लंग से लेकर आती हैं शुद्ध रुधिर को। दोनों ये और ये देखिए, यहाँ से इनके माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से कहाँ खुलते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम में। ध्यान से सुनिएगा, ये एक रास्ता आपको बता रहे हैं कि अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद से दाएं निलय से होते हुए हमारे फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से शुद्ध होकर फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है। ठीक, अब जो ब्लड आया वो कहाँ आया, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से ये रुधिर बाएं निलय में जाता है, लेकिन बाएं निलय में जाने को कंट्रोल कौन करता है, द्विवलनी कपाट। क्योंकि ये 2 पेशियों से बनी होती है, इसलिए हम द्विवलनी कपाट कहते हैं। ये द्विवलनी कपाट खुलती है और ये जो ब्लड है वो वापस निलय में आता है, और फिर ये बंद हो जाता है, और फिर निलय से ये कहाँ जाती हैं, हमारे धमनी में, दैहिक महाधमनी, सिस्टमिक आर्टरी, इसे एओर्टा कहते हैं। ये एओर्टिक चाप कहलाता है, और यहाँ से ये समस्त ऊपरी भागों में और फिर निचली भागों में हमारे शरीर के जाती हैं शुद्ध रुधिर को लेकर। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, दरवाज़ों के बारे में पूछा जाता है बार बार। दाएं अलिंद से अशुद्ध रुधिर जब दाएं निलय में आता है तो उसे कौन कंट्रोल करता है, त्रिवलनी कपाट। जैसे यहाँ पर ये दरवाज़ा खुलता है कब, जब ब्लड यहाँ से जाता है यहाँ पर, तो ये खुल जाता है, और जब ये ब्लड यहाँ पर पहुँच गया तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब ये दरवाज़ा बंद होता है उसी समय ये ब्लड जाता है इसके अंदर। तो इनके अंदर जाने के लिए भी यहाँ पर दरवाजे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर भी दरवाजे हैं और यहाँ पर भी दरवाजे हैं, यानी दोनों निलय, दाएं निलय और बाएं निलय, दोनों निलय से जब रक्त एक तो फुफ्फुस महाधमनी में जाती है और दूसरा दैहिक महाधमनी में जाती है, तो इनको भी कंट्रोल करने के लिए दरवाजे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं
अर्धचंद्राकार कपाट, ध्यान से समझिएगा, अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेमी लूनर वाल्व। दाएं निलय से कहाँ ले जा रही हैं? फुफ्फुस महाधमनी, और बाएं निलय से कहाँ जाती है रक्त? दैहिक महाधमनी। इनके खुलने और बंद होने को कौन कंट्रोल करता है? अर्धचंद्राकार कपाट। ध्यान से समझिएगा, जिस समय रुधिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है, उस समय ये दरवाजे बंद रहते हैं। ये दरवाजे यानी अर्धचंद्राकार कपाट, ये क्या है? यह है फुफ्फुस महाधमनी। फुफ्फुस धमनी कहिए चाहे महाधमनी कहिए। तो इस फुफ्फुस धमनी के दरवाजे बंद होते हैं कब? जब ब्लड यहाँ से, जब ये दरवाजे त्रिवलनी कपाट जब खुलते हैं तब अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं। त्रिवलनी कपाट खुलकर ब्लड को निलय में भेज देते हैं और फिर ये बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तब ये खुल जाते हैं और ब्लड निलय पंप करता है और ब्लड पुश होकर कहाँ चली जाती है? पल्मोनरी आर्टरीज में। ये दायां हो गया। सेम इसी तरीके से बाएं भाग में, बाएं अलिंद से जब पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुस सिरा फेफड़े से रक्त को लेकर आती है तो ये दरवाजे अभी बंद हैं। जब ये दरवाजे खुल जाते हैं तो यहाँ से रक्त चली जाती है बाएं निलय में और तब ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब ये खुलती हैं तब ये बंद रहते हैं और जब ब्लड आ जाता है अंदर तो ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी द्विवलनी कपाट बंद हो जाती है। अब जो रक्त है वो बायां निलय पंप करता है और रक्त इधर चली जाती है और तब ये जो अर्धचंद्राकार कपाट है ये खुल जाते हैं। यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। बात समझ में आई? इन्हें भी यहाँ के दरवाजे यानी फुफ्फुस महाधमनी के जो दरवाजे होते हैं, कपाट होते हैं, उन्हें भी अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं और दैहिक महाधमनी की जो कपाटें होती हैं उन्हें भी हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। क्लियर है? इन कपाटों को खोलने के लिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये मसल्स से बनी हुई, मसल्स नहीं होती हैं, ये कार्डिनी से कहते हैं, उनसे फाइबर से बनी होती हैं। इनको खोलने और बंद करने में सहायता करती हैं। ये था आपका हृदय का डायरेक्शन, कैसे कैसे मूव होता है, हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय जो होता है हमारा वो दो परतों से घिरा होता है। उन दो परतों को क्या कहते हैं? ये सब आप पहले याद कर लीजिए। मैं बार बार आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप याद करेंगे। धमनी दो होती हैं, दैहिक धमनी जो शुद्ध रुधिर को लेकर जाती हैं, कहाँ से? हृदय से शरीर में। फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं हृदय से फेफड़े में। दैहिक सिरा जो अशुद्ध रुधिर को शरीर से हृदय में लाता है। फुफ्फुस सिरा जो फेफड़े से शुद्ध रुधिर को हमारे हृदय में लाता है। हमारे हृदय की दोनों अलिंद एक दूसरे से विभाजित होती हैं अंतर अलिंदी पट द्वारा। हमारे हृदय की दोनों निलय एक दूसरे से विभाजित होती हैं अंतर निलयी पट द्वारा। निलय और अलिंद भी एक दूसरे से विभाजित होती हैं अलिंद निलयी पट यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा। हमारा जो दाएं ये अलिंद और निलय के बीच में कपाट होती हैं, इसे हम बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में जो कपाट होती है उसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट होती है उसे हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं। फुफ्फुस महाधमनी और दैहिक महाधमनी के बीच तीन तीन जेबनुमा, यहाँ पर दो ही बनाए हैं, होते तीन दरवाजे हैं। ठीक है, ये दरवाजे इस तरह से होते हैं, तीन दरवाजे होते हैं, एक ऐसे, फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे। तीन तीन दरवाजे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं।
और ये कंट्रोल करते हैं, ये जो दरवाजे हैं वो कंट्रोल करते हैं कि रुधिर किस किस तरफ जाए। जब द्विवलनी कपाट खुलता है तो अर्धचंद्राकार कपाट बंद होती है। जब द्विवलनी कपाट बंद होता है तब अर्धचंद्राकार कपाट खुलती है। इसका डायरेक्शन हमने बता दिया कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो इतनी बातें आपने जाना कि किस किस प्रकार से रुधिर आता है और फिर यहाँ से होते हुए जाता है, फिर वापस फेफड़े से आता है और फिर यहाँ से होते हुए जाता है। देखिए आवाज़ आती है, आपने देखा होगा डॉक्टर एक मशीन लगाए रहते हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, सामान्य भाषा में आला भी कहा जाता है, जिससे हमारे हृदय की धड़कनों को वो सुनते हैं। हृदय की धड़कनों में दो प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं, एक होता है लब, दूसरा होता है डब। लब और डब ये दो साउंड होते हैं, लब और डब दो साउंड होते हैं, लब और दूसरा डब। अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि लव का रिलेशन इससे होता है कि नहीं, इसी साउंड की वजह से ऐसा माना जाता है। फिलहाल ये सब हमारा टॉपिक नहीं है। लब और डब दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जब निलय प्रकुंचन की अवस्था में होता है, यानी ये ऐसा दबता है तो ब्लड को पुश करता है इनमें और इनमें, तब ये चीज़ें अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाती हैं और ये बंद होती हैं। वलनी कपाट जो होती हैं वो बंद होती हैं। जब वलनी कपाट बंद होती हैं, चाहे कोई भी वलनी कपाट हो, द्विवलनी कपाट हो चाहे त्रिवलनी कपाट हो, तो जब वलनी कपाट बंद होती हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है लब। और जब अलिंद प्रकिंचन की अवस्था में आता है, ये जब सिकुड़ता है तो ब्लड को पंप करता है निलय में, तो ये दोनों दरवाजे खुल जाते हैं और कौन बंद होता है, ये दोनों बंद होते हैं, यानी अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता है, तब ये साउंड आता है। दरवाजे बंद होते हैं तो साउंड तो प्रोड्यूस होता ही है। उसी तरीके से हमारे हार्ट में जो दरवाजे होते हैं, एक ये है, ये है, ये है, ये है, इन्हें हम कहते हैं वलनी कपाट, इन्हें कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। तो जब वलनी कपाट बंद होता है तब प्रोड्यूस होता है जो साउंड, उसे हम कहते हैं लब। और ये जब बंद होता है तब इसे कहते हैं डब। तो हृदय के प्रकुंचन और अनुशिथिलन में दो आवाज़ें निकलती हैं, लब और डब। ये आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल फिगर बनाता है इसलिए मैं सोचा यहीं पे आपको समझा दूं। तो लब जो साउंड होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब वलनी कपाट बंद होते हैं, और डब जो साउंड प्रोड्यूस होता है जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। ठीक, लब डब लब डब लब डब, ये ऐसे आवाज़ आती रहती है ना हृदय के धड़कने की, इसे हम धड़कने कहते हैं, लब डब। तो ऐसे ही ये आवाज़ यहाँ से आती है। तो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप से इस आवाज़ को सुनते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, और अगर एबनॉर्मलिटी दिखती है इन दरवाज़ों में तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। ये था आपका मनुष्य के हृदय की संरचना। आगे आपको रुधिर वाहिकाओं के बारे में भी बता दिया जाएगा, जैसे कि थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है। कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, मनुष्य के हृदय की संरचना एवं रुधिर वाहिकाएं। एक मिनट, लिखेंगे हृदय की उत्पत्ति भ्रूणीय मध्य जन स्तर यानी मेसोडर्म से होती है। मनुष्य में हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा के मध्यावकाश, जिसे इंग्लिश में मीडियोस्टिनम कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे, मीडियोस्टिनम में डायाफ्राम पेशी के ठीक ऊपर स्थित होता है। आगे लिखेंगे यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है, इस तरफ थोड़ा सा झुका होता है। अब आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हृदयावरण को पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताने की कोशिश किया था, ध्यान से उतर गया, भूल गए। हृदयावरण, हमारी जो हृदय होती है वो दो आवरणों से घिरी होती है, बाह्य और आंतरिक। हेडिंग डालेंगे हृदयावरण, जिसे हम कहते हैं पेरिकॉर्डियम। हृदयावरण यानी पेरिकॉर्डियम लिखेंगे। इसमें हमारा हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हृदयावरण यानी पेरिकॉर्डियम कहते हैं।
इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे सीरमी हृदयावरण, सीरमी हृदयावरण यानी सीरस पेरिकॉर्डियम भी कहते हैं। आंतरिक भित्ति वाली परत को अंतरांग हृदयावरण कहते हैं। अंतरांग हृदयावरण, अंतरांगीय हृदयावरण यानी विसरल पेरिकॉर्डियम। आप लिखेंगे इसकी आंतरिक परत जो हृदय के चारों तरफ फैली होती है, ये जो आंतरिक परत है हृदय के चारों तरफ फैली होती है, इसे हम कहते हैं अंतरांगीय हृदयावरण। ठीक, पूरी तरफ ठीक फैली होती है, इसे हम कहते हैं अंतरंगीय हृदयावरण। तो आंतरिक परत को क्या कहते हैं? अंतरांगीय हृदयावरण या विसरल पेरिकॉर्डियम। तथा इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को भित्तीय हृदयावरण यानी पैराइटल पेरिकॉर्डियम कहते हैं। पैराइटल पेरिकॉर्डियम कहते हैं। यानी आपने पढ़ा कि हृदय 2 झिल्लियों से घिरा होता है, इन झिल्लियों को हम हृदयावरण या सीरमी हृदयावरण सीरस पेरिकॉर्डियम कहते हैं। इसमें जो अंदर की तरफ होता है, जो हृदय के चारों तरफ फैली होती है, उसे हम कहते हैं अंतरांगीय हृदयावरण या विसरल पेरिकॉर्डियम। जो बाहर की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं बाहरी परत या भित्तीय हृदयावरण यानी पैराइटल पेरिकॉर्डियम। एक और परत होती है जो संयोजी ऊतकों से बनी होती है, तो लिखेंगे हृदयावरण के बाहरी परत नहीं, बाहर हृदयावरण के बाहर तंतुकीय संयोजी ऊतक से बनी एक और भित्ति होती है, जिसे तंतुकीय हृदयावरण यानी फाइब्रस पेरिकॉर्डियम कहते हैं। बस ये था आपका हृदयावरण के बारे में। यानी अंदर का जो परत होता है उसे हम अंतरांगीय हृदयावरण, बाहर वाला परत भित्तीय हृदयावरण। इसके बाहर एक और संयोजी ऊतक से पाई जाती है परत, जिसे हम कहते हैं तंतुकीय हृदयावरण या फाइब्रस पेरिकॉर्डियम। अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। आप लिखेंगे मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊपर की ओर पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद यानी आर्टरिया ATRIA आर्टरिया कहते हैं। तथा निचले 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय यानी वेंट्रिकल कहा जाता है। आगे लिखेंगे एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर अलिंदी पट कहते हैं। अभी आपको लिखवाया था, याद कराया था, अंतर अलिंदी पट। ठीक है, पट। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, एक पतली पेशीय भित्ति अंतर अलिंदी पट बाएं तथा दाएं अलिंद को आपस में बांटती हैं या बाएं एवं दाएं अलिंद को अलग करती है। आगे लिखेंगे दाएं अलिंद में अलग अलग छिद्रों द्वारा 3 महाशिराएं खुलती हैं। महाशिरा को ही कहते हैं वीना केवा, महाशिरा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीना केवा। ठीक, तो दाएं आगे लिखेंगे दाएं अलिंद में अलग अलग छिद्रों द्वारा 3 महाशिराएं खुलती हैं। आगे लिखेंगे अग्र महाशिरा यानी सुपीरियर वीना केवा अलिंद के दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में खुलती है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे पश्च महाशिरा यानी इन्फीरियर वीना कावा दाएं अलिंद के निचले भाग में खुलती है। एक अन्य सिरा जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं,
कोरोनरी साइनस कहते हैं। एक अन्य सिरा जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं अंतर अलिंदी पट के निकट खुलती है। ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार से बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लाने वाली फुफ्फुस सिराएं खुलती हैं। ठीक लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार से बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली फुफ्फुस सिराएं खुलती हैं। आगे लिखेंगे, निलयों की दीवार अलिंद की दीवार से मोटी एवं मांसल होती हैं। इनकी दीवार और इनकी दीवार में अंतर है। निलयों की दीवार अलिंद की दीवार से मोटी होती हैं, ठीक है, और एवं मांसल होती हैं। आगे लिखेंगे, दायां निलय छोटा लेकिन इसकी गुहा बड़ी होती है, किंतु बायां निलय बड़ा लेकिन इसकी गुहा छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आगे लिखेंगे, क्योंकि बाएं निलय की दीवार मोटी होती है। दोनों निलयों को, दाएं एवं बाएं दोनों निलयों को बांटने वाली दीवार को अंतर निलयी पट, जैसे यहाँ पर अंतर अलिंदी पट था, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अंतर निलयी पट यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। आगे लिखेंगे, दोनों अलिंदों को दोनों निलयों से पृथक करने वाली मोटी रेशीय पट्ट को अलिंद निलयी पट्ट यानी ऐसे लिखेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। दोनों अलिंद को दोनों निलय से पृथक करने वाली रेशीय पट्ट को, फाइब्रस रेशीय पट्ट को अलिंद निलयी पट्ट यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। आगे लिखेंगे, दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वलनों, 3 पेशी पल्लों कहिए या वलनों से इंग्लिश में कहते हैं फ्लैप्स और कस्पिड। तो लिखेंगे, दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वलनों यानी 3 पेशियों से बनी हुई दरवाजे, शुद्ध भाषा में दरवाजे युक्त, ऐसे लिखेंगे, 3 पेशी पल्लों या वलनों, फ्लैप्स और कस्पिड युक्त एक वॉल्व पाया जाता है। इसे त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट या ट्राई कस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक इसी तरह बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवलनी कपाट यानी डाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कपाट होती हैं ये निलय की दीवार से किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं? टेंडॉन्स, फाइब्रस टेंडॉन्स के माध्यम से जुड़ी होती हैं। कंडराओं जिसे कहते हैं हिंदी में कंडराओं या इंग्लिश में टेंडॉन्स। तो आप लिखेंगे, इन वलनी कपाटों के फ्लैप्स, इन्हें हम फ्लैप्स कहते हैं, पल्ला कह सकते हैं, ठीक है। इन वलनी कपाटों के फ्लैप्स झिल्ली नुमा कंडराओं यानी टेंडॉन्स, अर्थात इन्हें एक और नाम दिया जाता है हृदरज्जु, अर्थात हृदरज्जु, कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी, ठीक।
लिखेंगे इन वलनी कपाटों के फ्लैप्स कंडराओं यानी टेंडॉन्स अर्थात हृदय रज्जु, जिसे हम कॉर्डी टेंडिनी, इसे हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। ये जो आप देख रहे हैं हरे कलर से बना हुआ, इसे हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी, हृदय रज्जु के द्वारा निलियों की दीवार की मोटी पेशी स्तंभों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इन कपाटों के जो फ्लैप्स हैं वो कंडराओं यानी टेंडॉन्स अर्थात हृदय रज्जुओं के माध्यम से के द्वारा निलियों की मोटी स्तंभी दीवारों से जुड़ी होती हैं। आगे लिखेंगे दाएं निलय के अग्रभाग के बाएं कोण पर फुफ्फुसीय महाधमनी महाधमनी कहिए या इसे हम चाप भी कहते हैं, महाधमनी या चाप। ठीक, इसे इंग्लिश में पल्मोनरी एओर्टा बोलते हैं, पल्मोनरी एओर्टा, और चाप यानी आर्क। यानी आपने लिखा दाएं निलय के अग्रभाग के बाएं कोण से फुफ्फुसीय महाधमनी या चाप तथा बाएं निलय के अग्रभाग के दाएं कोण से दैहिक महाधमनी यानी सिस्टेमिक एओर्टा या चाप निकलती हैं। ये जो बातें हम बोल रहे हैं एक सिस्टमिक लैंग्वेज में, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसे जब याद करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। हमने लिखा दाएं निलय के अग्रभाग के बाएं कोण से फुफ्फुस महाधमनी यानी पल्मोनरी एओर्टा या आर्क तथा बाएं निलय के अग्रभाग के दाएं कोण से दैहिक महाधमनी या सिस्टेमिक एओर्टा निकलती हैं। आगे लिखेंगे दोनों चापों के निकास द्वार पर तीन तीन जेबनुमा अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट यानी सेमी लूनर वाल्व पाया जाता है, जो रुधिर को निलयों से चापों में जाने देता है, किंतु चापों से रुधिर को वापस निलयों में आने से रोकता है। आगे लिखेंगे हृदय के कपाट रुधिर को एक ही दिशा में जाने देती हैं, यानी अलिंद से निलयों में और निलयों से फुफ्फुस महाधमनी या दैहिक महाधमनी में। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकती है। कपाट या वलनी रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकती है। बस आज के लिए इतना ही। आपने जाना कि हृदय, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, क्या क्या चीज़ें उनमें पाई जाती हैं, कैसे कैसे रुधिर का बहाव होता है। इसको पढ़िएगा, 2-3 बार समझिएगा। जो चीज़ें मैंने बोला है पहले इसको रट लेंगे और फिर याद करके समझने की कोशिश करेंगे ना, तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक, चीज़ों को जब तक, चूँकि इन सब वर्डों से आप भिन्न हैं, अभी आप ये सब वर्डों को शायद नहीं सुने होंगे, तो फर्स्ट टाइम है, आप याद करेंगे इन सब चीज़ों को ज़बरदस्ती जब रट लेंगे तब ये जो प्रोसेस है सब समझ में आ जाएगा। ठीक, पहले कुछ चीज़ों को याद करिए फिर प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है और इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।